Good evening, dear students. Welcome to the English Canvas. Today we begin Chapter 4 Birth, a powerful and moving story which is written by A.J. Cronin. This chapter beautifully highlights the value of life, dedication of a doctor, and the triumph of hope over despair. So let us read, reflect, and understand how compassion and courage can create miracles even in the most challenging moments. So let's begin our learning journey together. In this excerpt from the Citadel, Andrew Manson, newly out of medical school, has just begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of Blinley. As he is returning from a disappointing evening with Christine, the girl he loves, he is met by Joe Morgan. Joe and his wife, who have been married nearly 20 years, are expecting their first child. So ये कहानी सिटाडल नॉवल एक नॉवल है जिसका नाम है सिटाडल. इस नॉवल का एक हिस्सा है. यहाँ ये कहानी एंड्रयू मेंसन के बारे में है जो कि एक यंग डॉक्टर हैं जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से पास आउट हुए हैं. उन्होंने अभी अभी अपनी मेडिकल जो एजुकेशन थी उनकी मेडिकल स्कूल से अभी अभी पास हुए हैं. वो उनकी पहली पोस्टिंग जो थी वो थी डॉक्टर एडवर्ड पेज के साथ. मतलब उनके असिस्टेंट एज हिज असिस्टेंट इन्होंने अपना करियर शुरू किया. अपनी जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो शुरू की है. जगह है ब्लिनली. ये एक जगह है, एक माइनिंग टाउन है, वेल्श माइनिंग टाउन है जो वेल्स का एक बहुत ही छोटा सा माइनिंग टाउन है ब्लिनली. ये वहाँ पर है एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम डिसअपॉइंटिंग इवनिंग विथ क्रिस्टीन. मतलब एंड्रयू एक बहुत ही डिसअपॉइंटिंग इवनिंग के बाद वापस लौट रहे हैं. वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टीन से मिलते हैं. क्रिस्टीन उनकी गर्लफ्रेंड है जिससे वो प्यार करते हैं. वो उससे मिलते हैं. रास्ते में उसे जो मॉर्गन मिलता है. अब ये जो मॉर्गन कौन है? जो मॉर्गन और उसकी जो वाइफ है वो उसकी शादी को ऑलमोस्ट 20 ईयर्स हो चुके हैं. मतलब ये जब अपनी जो जिससे लड़की से प्यार करते हैं उससे मिलकर एक डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये वापस लौट रहे होते हैं. तो रास्ते में इन्हें जो मॉर्गन मिलता है. जो मॉर्गन और उसकी जो वाइफ है वो ऑलमोस्ट 20 साल से मैरिड है और शादी के 20 साल बाद वो अपना फर्स्ट चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं. मतलब ये सिचुएशन जो है वो बहुत ही इमोशनल और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मॉर्गन और उसकी वाइफ की शादी को 20 साल हो गए और अब जाकर उनको फाइनली पहला बच्चा होने वाला है. तो ये सिचुएशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, बहुत ही इमोशनल है. Though it was nearly midnight when Andrew reached Bringauer, he found Joe Morgan waiting for him, walking up and down with short steps between the closed surgery and the entrance to the house. At the sight of him, the burly driller's face expressed relief. तो जब एंड्रयू ब्रिंगर पहुंचता है तब उस आधी रात होने वाली होती है. मतलब ऑलमोस्ट 12 बज गए होते हैं, मिडनाइट होती है. तो जब एंड्रयू जो है, जो ये इस कहानी के मेन कैरेक्टर हैं, जो कि न्यूली पास डॉक्टर हैं, वो जब ब्रिंगर पहुंचते हैं तब आधी रात हो चुकी है. जो मॉर्गन वहाँ उनका इंतज़ार कर रहे हैं. जो काफ़ी बेचैन है. ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन विद शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी. वो काफ़ी बेचैन है इसलिए वो बहुत ही छोटे छोटे कदमों से इधर उधर टहल रहे हैं. और ये छोटे छोटे कदमों से चलना उनकी घबराहट को, उनकी टेंशन को दिखाता है. तो जैसे ही वो एंड्रयू को, मतलब डॉक्टर को देखते हैं, जो मॉर्गन, मतलब जैसे ही वो एंड्रयू को देखते हैं तो जो मॉर्गन के फेस पर ना थोड़ा सी रिलीफ आ जाता है कि फाइनली डॉक्टर आ गए हैं. मतलब उन्हें एंड्रयू पर भरोसा है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब वो क्या बोलते हैं? डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर. द मिसेस वॉन्ट ये बिफोर टाइम टू. अब जो कहता है कि वो पिछले 1 घंटे से इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं. उसकी वाइफ जो टाइम से पहले, मतलब उनको पेन हो गया है बिफोर टाइम. जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो जब 9 मंथ्स बाद जब उसका बेबी डिलीवर होने वाला होता है तो मतलब 9 मंथ्स का टाइम लगता है. लेकिन जो मॉर्गन की वाइफ को टाइम से पहले ही लेबर पेन हो गया है.
तो टाइम से पहले ही उनकी वाइफ को जो पेन हो गया, इस वजह से ही काफ़ी टेंशन में है और डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो काफ़ी टेंशन में है। अब देखिए, ये बात तो हो गई कि जो मॉर्गन क्या कहता है। अब हम पढ़ेंगे कि एंड्रयू इस बात पर क्या कहते हैं। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait. अब जो एंड्रयू जो है अपनी पर्सनल ज़िंदगी के ख्याल में पहले डूबे हुए थे। वो एक जो लड़की है क्रिस्टीन, कहाँ गया ये नाम, हाँ क्रिस्टीन, इससे मिलकर आ रहे थे। शायद इनका ब्रेकअप हुआ है या ब्रेकअप होने वाला होगा। मतलब इनकी जो रिलेशनशिप है लड़की के साथ, मतलब जिससे ये प्यार करते हैं, उसके साथ कुछ ठीक नहीं है, तभी तो डिसअपॉइंटमेंट के साथ ये आ रहे थे। तो अभी तक तो ये उसी दुख में थे, लेकिन जैसे ही ये जो मॉर्गन से मिलते हैं तो ये वो सब कुछ भूल जाते हैं। अचानक से ये अपनी पर्सनल ज़िंदगी का ख्याल, उस ख्याल से बाहर आ जाते हैं। अब वो जो को कहते हैं कि आप रुकिए। He went into the house of his bag for his bag. Then together they set out for number 12 Belena Terrace. अब क्या होता कि अब जो मतलब वो बोलते हैं उसको, एंड्रू बोलते हैं जो मोहन कि आप यहाँ वेट करो। उसके बाद एंड्रू जो है अपना मेडिकल बैग लेने घर जाते हैं। फिर दोनों 12 नंबर ब्लेना टेरेस की तरफ निकल जाते हैं। मतलब यहाँ इस एड्रेस पे इनको जाना है, राइट। The night air was cool and deep, with quiet mystery, usually so perceptive. Andrew now felt dull and listless. अब क्या होता है कि रात क्योंकि मिडनाइट हो चुकी है, 12 बज चुके हैं, तो रात काफ़ी शांत है और बहुत ठंडी भी है। ठंडी है और क्वाइट मिस्ट्री में मतलब भरी हुई है, एकदम शांत है रात। माहौल में एक अनजाना सा टेंशन और मिस्ट्री होती है। तो एंड्रयू जो है वो बहुत ही ज़्यादा थके हैं, बहुत ज़्यादा उदास हैं, लिस्टलेस हैं बिल्कुल, क्योंकि उनके साथ उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो उनको काफ़ी उदासी रहती है। मतलब उसे उसे अंदाज़ा नहीं होता है कि ये रात उसकी ज़िंदगी भी बदल देगी। ही हैड नो प्रीमोनिशन दैट दिस नाइट would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blinley. अब एंड्रयू को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि ये जो रात है शायद उनके आने वाली ज़िंदगी को, उनके पूरे फ्यूचर को बदल देगी, अफेक्ट करेगी ही करेगी। देखते हैं आगे क्या होता है। The two men walked in silence until they reached the door of number 12. Then Joe drew up short. अब दोनों आदमी चुपचाप चलते रहते हैं। जब घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं तो जो रुक जाते हैं। मतलब अब वो घर आ गया। ये जो एड्रेस था ना, नंबर 12 बेलिना टेरेस, ये जो मॉर्गन का घर है। तो ये दोनों आदमी, एंड्रयू और जो मॉर्गन, दोनों चलते रहते हैं धीरे धीरे, मतलब साइलेंटली चलते रहते हैं। और जैसे दरवाज़ा आते हैं तो जो वहीं रुक जाता है। अब आगे कहते हैं, आई विल नॉट कम इन, ही सेड एंड हिज वॉइस शोड साइंस ऑफ स्ट्रेन, बट मैन आई नो you'll डू वेल फॉर अस। अब जो कहते हैं कि मैं अंदर नहीं आऊँगा, मतलब उनकी आवाज़ में ना, ये ऐसा कहा उन्होंने, आई विल नॉट कम, तो उनकी आवाज़ में कुछ डर है और थोड़ी टेंशन है, साफ झलक रही है। तो यहाँ पर जो एंड्रयू जो होते हैं वो उनको कहते हैं, मतलब पूरा भरोसा दिलाते हैं कि भाई तुम्हें तो आना पड़ेगा, मतलब तुम्हारे अच्छे के लिए। मतलब ये लाइन एंड्रयू के लिए जिम्मेदारी और प्रेशर दोनों बढ़ा देती है। मतलब कि भाई मैं नहीं आऊँगा अंदर, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो वो कहते हैं कि नहीं आपको आना चाहिए, ये आपके अच्छे के लिए। तो यहाँ तक हमें पता चला कि अभी दो लोग हैं, एंड्रयू और जो मॉर्गन की वाइफ जो है वो लेबर पेन में है, उसकी डिलीवरी होने वाली है, जिसके लिए वो डॉक्टर को लेने आए हैं। तो यहाँ तक हमें पता चला कि ये जो एक्सट्रैक्ट है, मतलब ये सिटाडेल नाम की जो नॉवल है, इसका जो एक्सट्रैक्ट है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, ह्यूमन इमोशंस और मेडिकल एथिक्स को दिखाता है। एंड्रयू का कैरेक्टर यहाँ इमेच्योर से रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर बनने की तरफ बढ़ता है। रात है, साइलेंस है और टेंशन फोरशैडोइंग क्रिएट कर रही है, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। Inside, a narrow stair led up to a small bedroom, clean but poorly furnished, and lit only by an oil lamp. सो घर के अंदर एक बहुत ही पतली सी नैरो सी सीढ़ी थी जो ऊपर के एक छोटे से बेडरूम तक जा रही थी।
कमरा बहुत ही क्लीन था बट पुअरली फर्निश्ड था, मतलब काफ़ी क्लीन कमरा था, लेकिन वहाँ जो सामान थे वो बहुत ही पुअरली, मतलब रूम जो है वो पुअरली फर्निश्ड था। इससे पता चलता है कि जो मॉर्गन है उसकी जो फैमिली है वो इतना वेल ऑफ नहीं है, वो थोड़ा गरीब है। मतलब घर घर के शुरू में ही स्टार्टिंग में नैरो सी स्टेयर्स हैं जो कि छोटे से बेडरूम में की तरफ जा रही हैं। मतलब बेडरूम तो साफ़ है, क्लीन है, ये उनकी मैनर्स उनके एटिकेट्स बताता है, लेकिन पुअरली फर्निश्ड है, इसका मतलब मॉर्गन बहुत अमीर नहीं है और बहुत ही सिंपल लाइफ जीता है। एंड लिट ओनली बाय एन ऑयल लैम्प, और कमरे में सिर्फ एक ऑयल लैम्प जल रहा है। तो ये लाइन, मतलब ये इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये कहानी उस ज़माने की है जब मतलब जब मेडिकल लिमिटेशंस और पुअर हाउस होल्ड, मतलब मेडिकल लिमिटेशंस होती थी, और घर जो है वो काफ़ी गरीब है, ये पुअर हाउस होल्ड को हाईलाइट कर रही है ये लाइन। Here, Mrs. Morgan's mother, a tall, gray-haired woman of nearly 70, and the stout, elderly midwife waited beside the patient, watching Andrew's expression as he moved about the room. अब क्या होता है कि कमरे में, मतलब मिसेस मॉर्गन के अलावा मिसेस मॉर्गन की मदर है, इनकी जो माँ है वो काफ़ी टॉल है, ग्रे हेयर्ड है, ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की हैं, काफ़ी स्टाउट है, काफ़ी मतलब काफ़ी मतलब अच्छी खासी, मतलब लंबी चौड़ी औरत है ये। मतलब जो मिसेस मॉर्गन की जो मम्मी है वो ऑलमोस्ट 70 ईयर्स की है, लंबी है, ग्रे हेयर्ड औरत है। साथ में एक एल्डरली मिडवाइफ भी है, मतलब एक मोटी और बूढ़ी दाई भी है, मिडवाइफ भी है। दाई होती है ना, पहले के टाइम में क्या होता था, डॉक्टर वगैरह से नहीं कराते थे डिलीवरी। पहले के टाइम में लेडी, कोई कोई लेडी होती थी, आप उसको फीमेल डॉक्टर कह सकते हो, मतलब उसकी कोई ऐसे मतलब उसके पास कोई ऑथेंटिक डिग्री नहीं होती थी, बट दे नो हाउ टू गेट डिलीवर समवंस बेबी, उनको पता होता था, मतलब एक्सपीरियंस से उनको डिलीवरी कराने आती थी। ऐसा बहुत गांव वगैरह में पहले, मतलब पहले ये ज़्यादा होता था, लेकिन धीरे धीरे जो दाई वाला कल्चर है, मिडवाइफ वाला जो कल्चर है, वो धीरे धीरे गायब होता जा रहा है। कई जगहों पर आज भी है। तो ये जो घर पे डिलीवरी होती है वहाँ पर मिडवाइफ काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो मिसेस मॉर्गन है रूम में, उनकी मदर हैं, और साथ में एक एल्डर, एक थोड़ी मोटी सी और बूढ़ी सी, मतलब एज्ड दाई भी है। और दोनों, जो मदर और जो मिडवाइफ है, मिसेस मॉर्गन की मदर और जो मिडवाइफ है, वो दोनों एंड्रू के चेहरे को ध्यान से देख रही हैं, एंड्रू के एक्सप्रेशन को देख रही है जैसे ही वो रूम में आता है। मतलब उनका भरोसा भी है और डर भी है, और उनका भरोसा और डर दोनों एंड्रू पर टिका हुआ है। Let me make you a cup of tea, Dr. Bash, said the farmer quickly after a few moments. अब जो उसकी माँ है, बूढ़ी माँ है, एंड्रू को प्यार से बैश बोलकर, कहकर चाय ऑफ़र करती कि आप चाय पी लो। तो ये वेल्श कल्चर है कि यहाँ पर मतलब चाय वगैरह ऑफ़र हुई है, और इस टर्म से, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं ना, बेटा बेटा ये पी लो, बेटा ये कर लो, ऐसे बोला गया है। तो वेल्श कल्चर है ये। एंड्रयू स्माइल फेंटली। अब एंड्रयू के फेस पर थोड़ी सी ना हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाता है कि माँ उसे रुकने के लिए, मतलब उसको रोकना चाहती है, जो मिसेस मॉर्गन की माँ है वो उसे रोकना चाहती है। He saw that the old woman, wise and experienced, realized there must be a period of waiting, that she was afraid she would leave the case, saying he would return later. अब बूढ़ी जो औरत है ये अपने एक्सपीरियंस से जानती थी कि डिलीवरी में लंबा इंतज़ार करना होता है। ये तो बहुत है, मतलब अभी तो ऐसा नहीं होता, आजकल तो सी सेक्शन जैसी चीज़ें हो जाती है, अब तो बिल्कुल इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। बहुत लंबा समय डॉक्टर को भी, और जो वुड बी मदर होती थी और उसकी फैमिली, सब लोग एक लंबा वेट करते थे। तो ये जो एल्डरली औरत है ये काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, ये अपने एक्सपीरियंस से जानती है कि डिलीवरी होने में शायद लंबा इंतज़ार करना हो सकता है, और उसे ये भी डर था कि कहीं डॉक्टर ये ना कह दे कि मैं बाद में आता हूँ। अब ये ऐसी कंडीशन में डॉक्टर छोड़ के जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो इसीलिए वो
चला जाता है, मतलब वो सॉरी वो ना जाए इसलिए वो उसको चाय ऑफर करती है। अब ये बात ना एंड्रू समझ गया है कि भाई वो इसी बात पे वो मुस्कुरा देता है। उसको पता था कि ओल्ड वुमन जो है वो इस बात की टेंशन में है कि कहीं वो चला ना जाए। तो वो उनको थोड़ा सा आश्वासन देता है, कहता है डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। वो एंड्रू उन्हें उनको एक तसल्ली दे देता है कि अब चिंता मत करो, मैं भाग कर नहीं जाऊँगा। तो यहाँ हमें पता चलता है कि एंड्रू काफ़ी उसके अंदर काफ़ी ह्यूमैनिटी है, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें। Down in the kitchen, he drank the tea which she gave him. तो अब नीचे किचन में एंड्रू चाय पीता है, मतलब वो जो किचन में बैठ के चाय पीता जो उसने दी थी। और एक्चुअली ये भी बहुत थका हुआ था और मेंटली स्ट्रेस भी था, तो इसलिए भी वो चाय पी लेता है और खुद को थोड़ा सा रिलैक्स कर लेता है। Overwrought as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. अब एंड्रो जानता जानता था कि घर जाकर भी उसे नींद तो आएगी ही नहीं, क्योंकि जो उसका दिमाग है पूरी तरह इस केस में अटका हुआ था। तो घर जाके क्या ही करना है। एंड ही न्यू टू दैट द केस हेयर वुड डिमांड ऑल हिज अटेंशन। और वो ये भी जानता था कि मतलब इस केस को एंड्रू की अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब यहाँ पर एंड्रू की अटेंशन की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो डिलीवरी कभी भी हो सकती है। अ क्विक लेथार्जी ऑफ स्पिरिट केम अपॉन हिम। एक बहुत ही अलग सी लेथार्जिक स्पिरिट इसमें आ जाती है कि अब ये यहीं रहेगा। एंड ही डिसाइडेड टू रिमेन अनटिल एवरीथिंग वाज ओवर। और इसलिए वो डिलीवरी ख़त्म होने तक वो वहीं रुकने का फ़ैसला कर लेता है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट है। एंड्रयू अब इमेच्योर नहीं रहा। शायद जो उसका रिलेशनशिप ये जो क्रिस्टन के साथ जो ख़राब हुआ, शायद वो उसकी इमेच्योरिटी की वजह से वो हो रहा है। कुछ भी हो सकता है रीज़न, अभी हमें बताया नहीं है, बीइंग रीडर्स हम नहीं जानते। तो ये एब्स्ट्रैक्ट है, वैसे भी हो सकता है अगर आप नॉवल पढ़ेंगे तो शुरू में आपको पता हो। तो अभी हमें नहीं पता क्योंकि हम तो ये सिर्फ चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि अब यहाँ पर वो डिसाइड करता है कि मैं यहीं रहूँगा। ये एक टर्निंग पॉइंट है अब, क्योंकि एंड्रू बहुत ही मेच्योर डिसीजन उसने लिया है। एन आवर लेटर ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, noted the progress made, came down once more, set by the kitchen fire. अब 1 घंटे के बाद वो दोबारा ऊपर जाकर पेशेंट यानी कि मिसेस मॉर्गन की कंडीशन चेक करता है, फिर नीचे आकर आग के पास बैठ जाता है। मतलब अभी भी समय है। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर द रसल ऑफ अ सिंडर इन द ग्रेट एंड स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। अब जो घर है बिल्कुल शांत था, सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी, जो अंगीठी में कोयले की हल्की हल्की सी आवाज़ थी। मतलब घर में बिल्कुल शांति थी, बस यहाँ पर थोड़ी थोड़ी आवाज़ थी। जैसे एक आवाज़ थी अंगीठी में कोयले की हल्की सी आवाज़, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, जो कि वॉल क्लॉक है ना, उसकी आवाज़ टिक टिक की वो सुनाई दे रही थी। और ये जो साइलेंस है ये बहुत ही टेंशन क्रिएट कर रहा था। नो देयर वॉज अनदर साउंड, द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। बाहर जो मॉर्गन के कदमों की आवाज़ भी आ रही थी, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही आवाज़ें थी। वो सड़क पर बेचैनी से चक्कर लगा रहा था। मतलब ये एक होने वाले पिता का डर है, एक हस्बैंड का डर है। मतलब एक हस्बैंड का डर है और एक होने वाले पिता का बेसब्री दिखा रहा है ये, कि वो कितना टेंस है अपने बच्चे और अपनी वाइफ के लिए। पता नहीं क्या होगा। वैसे इनकी शादी के 20 साल बाद ये बच्चा होने वाला है। The old woman opposite him sat in her black dress, quite motionless, her eyes strangely alive and wise, probing, never leaving his face. अब क्या होता है कि जो बूढ़ी माँ है मिसेस मॉर्गन की, वो बिल्कुल शांत बैठी थी उसके सामने। उन्होंने एक ब्लैक कलर का ड्रेस पहना था। वो बहुत ही मतलब क्वाइट मोशनलेस थी। उनकी आंखें काफ़ी अलाइव थी। वो आंखों से काफ़ी वाइज लग रही थी, प्रोबिंग लग रही थी। एंड नेवर लीविंग हिज फेस। मतलब वो एंड्रू के चेहरे से सब कुछ, मतलब जो बूढ़ी माँ है वो बिल्कुल उसके सामने बैठ के एंड्रू को ऑब्ज़र्व कर रही थी। वो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस थी ना, तो वो एंड्रू के चेहरे से सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही थी, शायद अपनी बेटी के लिए
उनके बेटी के लिए मन में सवाल होंगे एंड्रयू से कि क्या होगा, कैसे होगा, सब ठीक तो हो जाएगा ना। हिज थॉट्स वर हैवी। अब ये एंड्रयू का एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर। हिज थॉट्स वर हैवी मडल्ड। तो एंड्रयू का दिमाग बहुत उलझा हुआ था, वो मेंटली डिस्टर्ब था। द एपिसोड ही हैड विटनेस्ड एट कार्डिफ स्टेशन स्टिल obsessed him morbidly। तो कार्डिफ स्टेशन पर देखा हुआ एक इंसिडेंट उसके दिमाग में बार बार आ रहा था। ये जो इंसिडेंट है ये नॉवेल के शुरू में, मतलब इस चैप्टर से पहले मेंशन किया होगा। तो ये जो इंसिडेंट है ये शायद उसके फेल्ड रिलेशनशिप का सिंबल है। He thought of Bramwell foolishly devoted to a woman who deceived him sordidly, of Edward Page bound to shrewish blood when of Denny living unhappy apart from his wife। तो ये अभी हमें क्लियर नहीं है कि कौन से फेल्ड मतलब किस चीज़ की बात हो रही है, अभी हमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन जितना हमने पढ़ा है उससे हमें पता चलता है। ये डिप्रेशन एंड्रू के आसपास की फेल्ड मैरिजेस के बारे में है कि वो ब्रामवेल के बारे में सोचता है जो कि फुलिशली डिवोटेड है उस वुमन से जो उसको बार बार धोखा देती है, मतलब उसको धोखा देती है। मतलब ब्रामवेल के बारे में सोचता है जो कि अपनी बीवी के लिए फुलिशली डिवोटेड है, जिसने उसको धोखा दिया, मतलब धोखा देने वाली औरत से उसे बहुत ज़्यादा प्यार है। एडवर्ड पेज के बारे में वो सोच रहा है। मतलब एक तो कपल इन्हें दिख रहा है मिस्टर एंड मिसेस मॉर्गन, जो मॉर्गन एंड हिज वाइफ, कि वो उनकी शादी को 20 साल हो गए और अब जाकर उन्हें बच्चा हो रहा है, जो मॉर्गन कितने परेशान है। लेकिन उसके अलावा भी एंड्रू अपने आसपास की फेल मैरिजेस के बारे में सोचता है, जिसमें सिर्फ एक मैरिज है ब्रामविल की, कि उसकी वाइफ उसने उसको धोखा दिया और वो फिर भी उससे फुलिशली डिवोटेड है। दूसरी शादी वो जो सोच रहा है वो है एडवर्ड पेज की। ही बाउंडेड टू अ श्रूइश ब्लॉडविन ऑफ डेनी ब्लॉडविन, मतलब जो उसकी वाइफ है ब्लॉडविन वो बहुत ही झगड़ालू है, बहुत ही ज़्यादा श्रू है, वो बहुत ज़्यादा लड़ती झगड़ती है। और तीसरी मैरिज है डेनी की, जो कि अपनी वाइफ से अलग रह रहे, लिविंग अनहैप्पीली अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ। मतलब ये अपने आसपास की फेल्ड मैरिजेस के बारे में सोच रहा है, और यहाँ ये अब जो मॉर्गन के बारे में सोच रहा है। His reason told him that all these marriages were dismal failure. It was a conclusion which, in his present state, made him wince. Yes. तो उसका जो दिमाग है, उसका जो लॉजिक है, वही कहता है कि शादी एक फेलियर ही होती है, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देखे हैं। तो उसका जो लॉजिक है वही कह रहा है कि मैरिजेस ना फेलियर्स होते हैं, और उसका ये कंक्लूजन है, और इसी की वजह से उसको ऐसा लगता है। And he wished to consider marriages as an idyllic state. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. तो बट उसका जो मन है, मतलब ये जो सारी शादियाँ उसने देखी उसको देख के तो यही है कि जो मैरिज है वो तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है। लेकिन अभी भी उसका जो दिल है वो शादी को सुंदर और खुशहाल मानना मानना चाहता है। मतलब उसके आसपास की जो शादियां हैं, ब्रैमवेल की, एडवर्ड पेज की, डेनी की, उनको देखकर, और क्रिस्टिन के साथ जो भी उसका साथ हुआ है उसको देखकर, तो उसका दिमाग यही कहता है कि शादी बहुत ही बेवकूफ़ी भरी चीज़ है, नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसका जो दिल है वो शादी को सुंदर और खुशहाल मानना चाहता है, और वही चाहता है कि नहीं, शादी अच्छी हो, मतलब जिससे भी आपकी शादी है वो अच्छे से रहे, शादी हमारी अच्छे से चले। क्योंकि उसके सामने क्रिस्टीन का चेहरा था, वो क्रिस्टीन को के साथ शादी करना चाहता है, उसके साथ अच्छे से लाइफ बिताना चाहता है। हर आई शाइनिंग टूवर्ड्स हिम एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन। अब उसका चेहरा उसके सामने बार बार आ जाता है, और वो शादी को सही मानना चाहता है। तो वो किसी और दूसरे कंक्लूजन पे नहीं जाना चाहता। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल doubting mind and the overflowing heart which left him resentful and confused। अब क्या होता है कि उसके दिमाग में ना एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मतलब ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड्रयू का दिमाग और दिल के बीच में चल रहा है क्या, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। उसका डाउटिंग माइंड है और
ओवरफ्लोइंग हार्ट है जो कि उसको रिजेंटफुल और कंफ्यूज कर रहा है। मतलब उसका जो दिमाग है वो बहुत ही डाउटफुल है कि भाई शादी नहीं चलती है, शादी में लोग दुखी रहते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल है। और जो दिल है वो बहुत ही इमोशनल है, हेल्पफुल है। और इसी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मतलब दिमाग और दिल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। और इसी की वजह से ये बहुत ही कंफ्यूज्ड है, रेस्टलेस है, रिजेंटफुल है। ही लेट हिज चिन सॉरी ही लेट हिज चिन स्किन अपॉन हिज चेस्ट। अब अपनी चिन की स्किन को अपनी चेस्ट पर रख लेता है, स्ट्रेच आउट करता है लेग्स को, स्टेड बोर्डिंगली इन टू द फायर, और वो ऐसे फायर की तरफ देखने लगता है। ही रिमेन लाइक दिस सो लॉन्ग एंड हिज थॉट्स वर सो फिल्ड विद क्रिस्टीन। और मतलब वो ऐसा ही बैठा बैठा देखता रहता बहुत देर तक, और उसकी जो सोच है, जो उसके थॉट्स हैं, वो क्रिस्टीन से भरे हुए हैं। दैट ही स्टार्टेड व्हेन द ओल्ड वुमन ऑपोजिट सडनली एड्रेसेस हिम। और वो मतलब उसी के बारे में सोच रहा है। हर मेडिटेशन एट परसूड अ डिफरेंट कोर्स। मतलब यहाँ वो लेडी भी उसको देख रही है कि ये अब कुछ करेगा, अब डिलीवरी के लिए कुछ करेगा, लेकिन ये अपने ही ख्याल में है। तो ये अब ये इसको टोकती, थोड़ा बोलती है इसको, कहती सुजैन सेड नॉट टू गिव हर द क्लोरोफॉर्म इफ़ इट वुड हार्म द बेबी। अब यहाँ पर वो सुजैन की बात करें। सुजैन है कौन? सुजैन है जो मॉर्गन की वाइफ, मतलब सुजैन मॉर्गन। अब वो जो ये बूढ़ी माँ है इसकी, वो कहती है डॉक्टर से कि सुजैन यानी कि मिसेस मॉर्गन कह रही है कि उसको क्लोरोफॉर्म नहीं दिया जाए अगर बच्चे को नुकसान होगा, क्योंकि हो सकता है कि क्लोरोफॉर्म से बच्चे को नुकसान हो, तो उसे ना दिया जाए। अदरवाइज़ क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं ना वो इंसान को बेहोश कर देते हैं ताकि उसको पेन नहीं हो। जैसे जब किसी की सर्जरी भी होती है तो उसको बेहोश कर दिया जाता है। तो उसकी बूढ़ी माँ कहती है कि आप उसको मत देना क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरोफॉर्म से बच्चे को नुकसान हो, क्योंकि ऐसा नहीं चाहती सुजैन कि उसके बच्चे को किसी भी तरह का नुकसान हो। शी इज़ ऑफुल सेट अपॉन दिस चाइल्ड डॉक्टर बैश। अब सुजैन जो है अपने बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा डिस्परेट है और इमोशनल है, क्योंकि ये शादी के 20 साल बाद हो रहा है बच्चा। इट्स वेरी ऑब्वियस कि मतलब बच्चा शादी के 20 साल बाद हो रहा है तो उसे कुछ ना हो। हर ओल्ड आइज वार्म्ड एट अ सडन थॉट। और जो उसकी ओल्ड आइज हैं एकदम वार्म हो जाती है एकदम सडन थॉट में। शी एडेड इन अ लो टोन, ए वी ऑल आर आई फैंसी। अब यहाँ पे अचानक से उसके मन में एक ख्याल आता है और वो धीरे से कहती है, माँ जो है धीरे से कहती है कि हम सभी इस बच्चे के लिए दुआ कर रहे हैं ना, हम सब कर रहे हैं। तो ये कलेक्टिव होप है कि बच्चे का जो बर्थ है वो इजीली हो जाए, माँ और जो बच्चा है वो दोनों सेफ रहें। सो ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। अब वो एंड्रू भी इस चीज़ में मतलब वो भी चीज़ को चाहता है कि भाई हाँ बच्चा जो है अच्छे से उसका डिलीवर हो जाए, बच्चा बर्थ उसका आराम से हो जाए। इट वोंट डू एनी हार्म द एनेस्थेटिक एनेस्थेटिक ही सेड काइंडली दे विल बी ऑल राइट। अब वो कहता है कि नहीं, ऐसे क्लोरोफॉर्म देने से, एनेस्थीसिया ऐसे देने से कोई नुकसान नहीं होगा। मतलब वो कह देता है, वो हिम्मत जोड़ के कहता है, ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट। मतलब यहाँ पे वो हिम्मत जोड़ कर कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा देने से कुछ नुकसान नहीं होगा। और ये लाइन इस डॉक्टर के प्रोफेशनल कॉन्फिडेंस को दिखाता है कि नहीं नहीं सब अच्छा होगा, ऐसे एनेस्थीसिया देने से ऐसे कुछ नुकसान नहीं होता है, मतलब हम दे सकते हैं, राइट। चलिए आगे पढ़ते हैं। Here's the nurse voice was heard calling from the top landing. अब ऊपर से नर्स की आवाज़ आती है, ये सिग्नल है कि डिलीवरी का वक्त आ चुका है। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक विच नाउ शोड 3:30। तो एंड्रयू घड़ी की तरफ देखता है और सुबह के 3:30 बज चुके हैं। मतलब रात भर का इंतज़ार का मतलब रात भर इन्होंने इंतज़ार किया है, क्योंकि मिडनाइट में ऑलमोस्ट 12 बजे मिला था जो मॉर्गन को, और अब 3:30 बज गए हैं। तो पूरी रात का इंतज़ार किया, अब सुबह एक डिसीजन का मतलब मोमेंट आने वाला है। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क। अब एंड्रू समझ गया कि अब एक्चुअल मेडिकल वर्क शुरू करना होगा, तो वो ऊपर जाता है बेडरूम की तरफ। और वो समझ गया कि अब तो हम अब काम करना पड़ेगा, सिर्फ इंतज़ार नहीं है, अब जिम्मेदारी निभाने का
एक बड़ा काम करने का समय आ गया है। An hour elapsed. It was long, hard struggle. एक पूरा घंटा बीत जाता है। डिलीवरी बहुत कठिन और दर्दनाक होती है, वो तो होती है। ये सिर्फ एक फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल स्ट्रगल भी है। Then, as the first streaks of dawn strayed past the broken edges of the blind, the child was born lifeless. सुबह की पहली रोशनी के साथ बच्चा पैदा भी हो जाता है, लेकिन बच्चा जिंदा नहीं होता। बच्चा तो हुआ है पैदा, लेकिन लाइफलेस। मतलब पूरी रात इंतज़ार किया, फिर एक फिज़िकल के साथ साथ इमोशनल स्ट्रगल हुआ, और सुबह की पहली रोशनी के साथ, पहली किरण के साथ बच्चा भी पैदा हुआ, लेकिन वो जिंदा नहीं है। As he gazed at the still form, a shiver of horror passed over Andrew. अब जैसे ही वो उस बच्चे को देखता है, वो जब स्टिल फॉर्म में होता है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो उसको ऐसे देख के एंड्रयू के शरीर में डर और दहशत की शिवरिंग होने लग जाती है। मतलब डर जाता वो बेचारा, मतलब उसके शरीर में डर और हॉरर हॉरर की एकदम शिवरिंग हो जाती है उसको। उसके सारे वादे, सारे प्रोमिसेस, आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रॉमिस्ड, मतलब उसके सारे वादे, सारी उसकी उम्मीदें उसे याद आ जाती हैं। His face heated with his own exertions, chilled suddenly. वो मतलब उसका जो खुद का जो फेस होता है वो हीट हो जाता है उसके खुद के एक्सर्शन से। मतलब एकदम से हीट आ जाती है उसके चेहरे पर और एकदम से ठंडा भी हो जाता है उसका चेहरा। He hesitated, torn between his desire to attempt to resuscitate, resuscitate the child and his obligation towards the mother who was herself in a desperate state. वो हेजिटेट हो जाता है और वो एक दुविधा में फंस जाता है कि वो बच्चे को भी, मतलब वो किसकी जान बचाए, बच्चे की जान बचाए या माँ की जान बचाने की कोशिश करे, जो खुद बहुत ही एक बहुत ही सीरियस कॉन्फ्लिक्ट, मतलब सीरियस हालत में है, गंभीर हालत में है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा इस 4 लाइंस में कि जब एंड्रयू बच्चे का जन्म करता है तो वो देखता है बच्चे को, बच्चा बिल्कुल स्टिल फॉर्म में था। तो बच्चे को स्टिल फॉर्म में देखते ही उसके शरीर में एक शिवरिंग हो जाती है, डर की, हॉरर की। उसे एहसास हो जाता है कि बच्चा शायद ज़िंदा नहीं है। इन सारे चीज़ों से एंड्रयू को याद आता है कि उसने सबको भरोसा दिलाया था, घर में भी सबको भरोसा दिलाया था ना कि सब ठीक होगा। अब उसे बहुत ही गिल्ट हो रहा है, उसे बहुत ही शर्म आ रही है कि ये क्या हो गया, बच्चा तो ज़िंदा है ही नहीं। बहुत ही लगातार मेहनत से, कभी उसका चेहरा गर्म था, मतलब बहुत लगातार मेहनत से उसका जो चेहरा है वो हीटेड हो गया था, लेकिन डर और सदमे से अचानक से ठंडा हो गया, चिल्ड हो गया। मतलब उसके भीतर के डर को दिखाता है। वो बहुत ज़्यादा हेजिटेट होता है, वो एक दुविधा में फंस जाता है कि वो अब क्या करे, वो बच्चे को बचाने की कोशिश करे या उसकी माँ की जान बचाए, जो कि खुद बहुत सीरियस हालत में है। और ये कहानी का सबसे बड़ा मॉरल कॉन्फ्लिक्ट है। द डिलेमा वॉज सो अर्जेंट एज ही डिड नॉट सॉल्व इट कॉन्शियसली। मतलब कंडीशन इतनी सीरियस है कि वो सोच भी नहीं पाता। उसका फैसला दिमाग से नहीं, इंस्टिंक्ट से आता है। ब्लाइंडली, instinctively, he gave the child to the nurse and turned his attention to Suzanne Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless, and not yet out of the either upon her side. अब वो बच्चे को, नर्स को देखकर माँ की तरफ मुड़ जाता है, क्योंकि डॉक्टर होने के नाते माँ की जान बचाना पहले उसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सुजैन मॉर्गन, जो कि मतलब वो बिल्कुल पल्सलेस पड़ी हुई थी बेड पर, मतलब कोलैप्स थी, बेहोश पड़ी थी, पल्सलेस थी। उसकी नस पल्स जो है वो चलनी बंद हो गई थी। बहुत ही बुरी, मतलब बहुत ही सीरियस कंडीशन में थी, बेहोश हो चुकी थी। उसकी हालत बहुत ही नाजुक थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ फ्रैंटिक रेस अगेंस्ट हर एबिंग स्ट्रेंथ। एंड्रयू की कोशिश जान बचाने की एक दौड़ की तरह बन जाती है। वो एकदम हेस्ट में आ जाता है, डेस्परेट हो जाता है कि नहीं, मुझे इस लेडी की, सुजैन मॉर्गन की जान बचानी है।
It took him only an instant to smash a glass ampule and inject the medicine. वो तुरंत एक दवाई इंजेक्ट करता है, मतलब अब उसको एकदम बचाना है ना, उसका पहला जो गोल है, पहला जो एम है वो ये है कि वो मदर को बचाए, सुजैन मॉर्गन को बचाए। तो इसके लिए वो एक इंजेक्ट करता है दवाई को। तो ये उसकी मेडिकल एफिशिएंसी को दिखाता है कि उसने अचानक से कुछ डिसाइड किया। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक सिरिंज एंड वर्कड अनस्पेंगली टू रिजोर्ट द फ्लेसिड वुमन। मतलब वो बचाने की कोशिश करने में इंजेक्शन दे देता है। After a few minutes of feverish effort, her heart strength, he saw that he might safely leave her. अब कुछ देर में जो मॉर्गन है, मिसेस मॉर्गन है, ये थोड़ी इनकी हालत थोड़ी सी संभल जाती है। तो अब थोड़ा सा एंड्रू को थोड़ी सी राहत मिलती है और वो उसको सेफली छोड़ देता है कि अब ये इसकी तो जान बच गई है, ये धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी। He swung round in his shirt sleeves, his hair stick to his damp robe. अब उसका ध्यान जाएगा बच्चे की तरफ, मतलब उसकी ना, मतलब डर से उसकी ब्रो भी है जो डैम्प हो गई है, मतलब इतना ज़्यादा उसको पर पसीना आ रहा है। और वो फिर उसको याद आता है कि अरे अब बच्चे को बचाते हैं। तो वो कहता है वेयर इज़ द चाइल्ड। वो बच्चे को, मतलब वो मदर को तो उसने बचा लिया, उसके बाद उसे थोड़ा रिलीफ मिला, लेकिन अब उसे बच्चे को बचाना है। द मिड वाइफ मेड अ फ्राइटेंड जेस्चर। शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। अब मिडवाइफ ने उसको एक फ्राइटेन जेस्चर दिया और उसने दाई, मतलब जब जैसे ही उसने बोला ना कि बच्चा कहाँ है, तो जो मिडवाइफ है वो डर के मारे बच्चे को बिस्तर के नीचे रख देती है। तो मतलब उसको भी थोड़ा सा मतलब उसको भी निराशा है, और वो बच्चे को बेड के नीचे रख देती है। तो एक थोड़ा सा अंधविश्वास भी है कि शायद ऐसे बच्चा बच जाएगा, या कुछ सोचा होगा उसने। सो वो बच्चे को, मतलब निराश होके कि पता है शायद बच्चा मर गया है, वो बेड के नीचे रख देती है। इन अ फ्लैश एंड्रू नेल डाउन। एकदम से जो है ना, एंड्रू नीचे की तरफ झुकता है। फिशिंग अमंग द सॉर्ड न्यूज़ पेपर बिलो द बेड, ही पुल्ड आउट द चाइल्ड। एक बार मैं इसको ज़रा ठीक से बताती हूँ। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटेन जेस्चर, शी हैड प्लेस्ड इट बीनीथ द बेड। जब एंड्रू माँ को बचा लेता है तो वो अचानक से घबरा कर पूछता है कि बच्चा कहाँ है। तो ये दिखाता है कि माँ को बचाने के बाद अब उसे बच्चे की चिंता हो रही है। तो जो मिडवाइफ है वो डर जाती है, और डर के मारे कुछ कह नहीं पाती। वो उसको जेस्चर से, मतलब हैंड जेस्चर से इशारा करती है, और वो बताती है कि बच्चे को उसने बेड के नीचे रख दिया है। तो ये उसका डर बताता है कि जो सिचुएशन है वो नॉर्मल नहीं है, उसने बच्चे को नीचे रख दिया था। तो ये समाज की निराश मेंटालिटी को दिखाता है। उसने बच्चे को बेड के नीचे से रख दिया, इसलिए रख दिया क्योंकि उसे लगा शायद बच्चा मर गया है। इन अ फ्लैश एंड्रू नील डाउन। अब एक पल भी गवाए अचानक से एंड्रू घुटनों के बल बैठ जाता है, और एकदम फुर्ती से डॉक्टर होने की अवेयरनेस उसके अंदर झलक रही है। और गीले अखबारों के बीच, मतलब जहाँ उसने रखा है वहाँ गीले अखबार हैं, तो गीले अखबारों के बीच में टटोलते हुए बच्चे को बाहर निकालता है। तो ये जो सिनेरियो है ये बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही करुणा से भरा है, राइट। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म्ड। अब वो देखता है कि बच्चा पूरी तरह परफेक्टली, मतलब सब सही तरह से दिख रहा है, मतलब स्वस्थ और सही तरीके से दिख रहा है, मतलब देखने में तो लग रहा है कि हेल्दी है। लेकिन इससे और सिचुएशन और भी ज़्यादा दुखद हो जाती है कि पता नहीं बचेगा भी, ये नहीं बचेगा। द लिम्प वॉर्म बॉडी है वॉज वाइट एंड द सॉफ्ट एज टेलो। अब जो बच्चे का जो शरीर है वो काफ़ी लिम्प है, ढीला है, गर्म है, सफ़ेद है, बिल्कुल मोम जैसा है। तो ये बताता है कि बच्चा भी जिंदा तो है लेकिन सांस नहीं ले पा रहा है। द कोड हेस्ली स्लैश्ड ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम। अब जो उसकी कोट थी वो जल्दी जल्दी काटी गई थी, जैसे टूटी टहनी होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो, उनका जो मदर के साथ ना एक कोड होता है जिससे वो उसको फूड मिलता है बेबी को जब वो अपनी मदर के पेट में होता है। तो उसको बहुत जल्दबाजी में काटा हुआ था, जैसे कोई टूटी टहनी हो। तो ये जल्दबाजी और घबराहट का सिंबल भी है। द स्किन
वॉज ऑफ अ लवली टेक्सचर स्मूथ एंड टेंडर। बच्चे की जो स्किन है वो बहुत ही लवली टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ है, बहुत ही टेंडर है। द हेड लोल्ड ऑन थिन नेक, द लिम्स सीम्ड बोनलेस। बच्चे के हाथ पैरों में कोई ताकत नहीं है, मतलब लाइफ का कोई क्लियर सिम्टम दिख नहीं रहा है उसके अंदर, बिल्कुल लाइफलेस है बच्चा, सांस नहीं ले पा रहा है लेकिन शायद जिंदा है। Still kneeling, Andrew started at the child with a haggard frown. The whiteness meant only one thing: asphyxia, pallida, and his mind, unnaturally tense, raced back to a case he once had seen in the Samaritan, to the treatment that he had been used. अब एंड्रू उसको समझ जाता है, वो बच्चे की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि बच्चा दम घुटने से बेहोश है। मतलब उसको ये एक टर्म है, ठीक है, इसका मतलब होता है सफोकेशन, अनकॉन्शियस कंडीशन, जो कि हो जाती है लैक ऑफ ऑक्सीजन से या बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ब्लड में, मतलब सांस नहीं ले पा रहा है। मतलब जो बच्चा सांस नहीं ले रहा है ना, वो इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि वो दम घुटने से बेहोश हो गया है। तो ये एक मेडिकल प्रमाण है ये, ठीक है, मेडिकल रीज़न है जिसकी वजह से बच्चा सांस नहीं ले पा रहा है। अब यहाँ पर एंड्रू के माइंड में कुछ पुरानी एक्सपीरियंस बिल्कुल बिजली की तरह दौड़ रहे हैं, मतलब अब उसका एक्सपीरियंस काम आने वाला है। रेस बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन द Samaritan टू द ट्रीटमेंट दैट हैज़ बीन यूज्ड। अब उसे एक पुराना केस याद आता है कि उसमें भी ऐसा ही हुआ था, वो जो ट्रीटमेंट वहाँ यूज़ हुआ था उसको वो यहाँ यूज़ करेगा। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, मतलब वो घुटनों के बल बैठा हुआ था ना जब उसने बच्चे को निकाला और बच्चे को देख रहा था। अब उसके दिमाग में कुछ आ गया, उसे पिछला कोई इंसिडेंट, कोई कोई केस याद आ गया, अब वो वही करेगा। एकदम से बिना देर के इंस्टेंटली वो खड़ा हो जाता है, मतलब वो पूरी तरह एक्शन में। अब वो कहता है गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही थ्रू आउट टू द नर्स एट बेसिन्स टू क्विक क्विक। अब वो नर्स को एकदम तेज़ आवाज़ में बोलता है कि जल्दी से थोड़ा गर्म पानी और ठंडा पानी लेके आओ, हॉट वाटर लेके आओ, कोल्ड वाटर लेके आओ। वो तो तेज़ी से कहता है जाओ बेसिन से भी लेकर आओ, सब जगह से लेकर आओ। तो वो नर्स कहती, मिडवाइफ कहती, बट डॉक्टर, मतलब वो डर के मारे हिचकिचाती है क्योंकि वो मान चुकी है कि बच्चा अब जिंदा नहीं होगा, बच्चा तो मर गया है। तो वो थोड़ा सा हिचकिचाती है, उसकी जो आइज़ है वो उस बच्चे की पैलेट बॉडी पर है, लेकिन वो चिल्ला के कहता है कि जल्दी जल्दी लेकर आओ, अभी सोचने का समय नहीं है। मतलब वो चिल्लाता है कि जल्दी लेकर आओ, मतलब वो बहस नहीं करने के मूड में है। एंड्रू बस वो नर्स को कह रहा है, मिडवाइफ को कह रहा है कि जाओ तुम बस गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर आओ, बस जो मैं कह रहा हूँ वही करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट, he laid the child upon it and began the special method of respiration. The basins arrived, the ewer and big iron kettle. अब वो कहता है ना कि जो पानी लेके आओ, ठंडा पानी, गर्म पानी, बेसिन्स लेकर आओ, मतलब जिसमें पानी भर के रखा जाएगा वो लेकर आओ। तो बच क्या करता है, और मतलब जितने में नर्स गर्म पानी और ठंडा पानी लेकर आ रही इतने में वो एक ब्लैंकेट को स्नैच करता है, बच्चे को मतलब बच्चे को कंबल पर लिटाकर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, मतलब सांस देने की कोशिश करता है, देने में लग जाता है। तो ये काम उसकी निष्ठा और समर्पण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब वहाँ पर वो बच्चे को कंबल पर लिटाकर उसको स्पेशल मेथड से उसको सांस लाने की कोशिश कर रहा है। इतने बेसिन्स आ जाते हैं, एक बड़ी सी केटल आ जाती है आयरन की। फ्रेंटिकली Frantically, he splashed cold water into one basin. Into the other, he mixed the water as hot as his hand could bear. तो एक बेसिन में तो वो ठंडा पानी डाल देता है और दूसरे में वो पानी को मिक्स करता है, मतलब हॉट वाटर और कोल्ड वाटर को मिलाता है, इतना गर्म रखता है कि उसके हाथ उसको बियर कर सके। Then, like some crazy juggler, he hurried the child between the two, now plunging into the icy, now into the steaming bath. ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढा है इसमें। चलो देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। अब बिल्कुल किसी पागल और जगलर की तरह बच्चे को कभी ठंडे पानी में डालता, कभी गर्म पानी में डालता, फिर कभी ठंडे पानी में डालता, कभी गर्म पानी में डालता है। तो ये कंपैरिजन उसकी हड़बड़ी, उसका डिप्रेशन, उसकी डेस्परेशन को दिखाता है। मतलब इस तरह से कभी ठंडे पानी में, कभी गर्म पानी में
करते करते उसको हो गए 15 मिनट, 15 मिनट्स फास्ट, पूरे 15 मिनट हो जाते हैं। और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड की कीमत है। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रूज आइज, blinding him. One of his sleeves hung down dripping. His breath came pantingly, but no breath came from the lax body of the child. अब इतनी मेहनत करने में कि कभी गर्म पानी में बच्चे को डाल रहा है, कभी ठंडे में डाल रहा है ताकि इसकी सांस आ जाए, इसमें ये इतना थक जाता है, 15 मिनट तक करता रहता है लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। उसकी पसीना उसकी आंखों में गिर रहा है, उसकी जो स्लीव्स है वो भीग गई हैं, उसकी सांसें तेज़ चल रही है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना उसके ऊपर। मतलब मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से वो पूरे टूटने की कगार पर है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी उस लेक्स बॉडी से कोई भी सांस नहीं चलती है। ये लाइन बहुत ही पेनफुल है। बट नो ब्रीथ कम केम फ्रॉम द लेक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड। मतलब इतनी कोशिशों के बाद भी बच्चे की सांस नहीं चलती है। A desperate sense of defeat pressed on him, a raging hopelessness. एंड्रयू को हार और निराशा ने घेर लिया है, काफ़ी होपलेस हो गया है वो। He felt that the midwife watching him in stark consternation while they were pressed back against the wall where she had all the time remained, her hand pressed to her throat, uttering no sound, her eyes burning upon him, was the old woman. अब क्या होता है कि एंड्रू को मतलब एंड्रू काफ़ी हार में निराशा में घिर गया है, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी है। दाई भी जो मिडवाइफ है वो भी डर और घबराहट में उसे देख रही है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि शायद बच्चा अब बचेगा नहीं, लेकिन वो फिर भी देख रही है कि फिर भी एंड्रू जो वो लगातार अपना काम कर रहा है। कोने में खड़ी उसकी जो मदर है मिसेस मॉर्गन की, वो भी सारा देख रही है कि मतलब कि डॉक्टर कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं बच्चे की सांस वापस लाने के लिए। और कोने में खड़ी उसकी बूढ़ी माँ, हाथ उसका गले पर है, बिना आवाज़ के, आँखों में उसकी प्रार्थना है, उम्मीद है कि शायद ये बच्चा बच जाए। तो मतलब हर कोई जो है अपने अपने लेवल पर प्रे कर रहा है, मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है कि बच्चा जो है वो ज़िंदा हो जाए। He remembered her longing for a grandchild, as great as had been her daughter's longing for this child. All dashed away now futile beyond remedy. अब एंड्रू को उसकी और उसकी मतलब जो बूढ़ी औरत है वो मतलब मिसेस मॉर्गन और मिसेस मॉर्गन के बच्चे के लिए तड़प याद आती है कि मिसेस मॉर्गन कितना ज़्यादा डेस्परेटली बच्चे को चाहती हैं। वो यहाँ तक कि पेन में उनके बावजूद कहती थी कि मुझे क्लोरोफॉर्म मत देना अगर बच्चे को नुकसान हो जाएगा तो। जो मिसेस मॉर्गन की मदर है वो भी कितनी डेस्परेट हैं, तो बच्चे के लिए कितना तड़प रहे हैं। तो ये चीज़ से और ज़्यादा मतलब इसको डिस्ट्रेस फील होता है एंड्रयू को, और उसे लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ भी नहीं सुधर सकता। और ये जो मोमेंट है पूरा निराशा वाला है, डिसअपॉइंटमेंट वाला है। द फ्लोर वॉज नाउ अ ड्रैगल्ड मेस। अब फर्श पर पानी, टॉवल मतलब गंदगी से भर चुका है क्योंकि बार बार वो पानी बदल रहा था ना बच्चे का। स्टम्बलिंग ओवर अ सोपिंग टाल, एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। अब फर्श में पानी, तौलिया गंदगी से भर चुका है। कमरे की हालत से दिख रहा है, कमरे की हालत देख के लग रहा है कि एंड्रू ने बहुत मेहनत की है बच्चे को बचाने के लिए, बहुत ही स्ट्रगल किया है। अब क्या करता है, कुछ हो नहीं रहा है तो वो गीले तौलिए फिसलते बच्चे को मतलब वो कर चेंज कर रहा होता है ना पानी, तभी एकदम से बच्चा जो है फिसल जाता है गीले तौलिए पर, फिसलते हुए बच्चे को गिरते गिरते बचा लेता है। मतलब ऑलमोस्ट ड्रॉप करने वाला था बच्चे को, विच वॉज नाउ वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड लाइक अ स्ट्रेंज वाइट। अब जैसे बच्चा है, छोटा सा न्यू बॉर्न है, उसकी स्किन बहुत ही ना स्लिपरी होती है, बिल्कुल फिश जैसी, जैसे फिश आप हमारे हाथ में नहीं आती ना, स्लिपरी होती है क्योंकि स्किन ऐसी ही। ये भी होता है तो वो भी टॉवल भी गीला हो जाता है, तो इस वजह से वो बच्चे को गिराने वाला होता है, लेकिन वो ऑलमोस्ट गिरा ही देता है लेकिन उससे पहले वो उसको बचा लेता है। तो यहाँ पता चलता है कि एंड्रू भी बहुत थक गया है, बहुत ही कमज़ोर हो गया है वो भी। मतलब बच्चा उसके हाथों में मेरे को सफ़ेद ठंडी मछली जैसा लग रहा है,
और मतलब यहाँ ये जो लाइन है कि बच्चा बिल्कुल स्ट्रेंज वाइट फिश जैसा है, मतलब बच्चा बिल्कुल लाइफलेस है, मरी हुई मछली की तरह है। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न। अब जो मिडवाइफ है वो रोते हुए कहती है कि भगवान के लिए छोड़ दीजिए, ये बच्चा मरा हुआ है, मतलब छोड़ दीजिए इस बच्चे को, क्या मतलब मत करिए अब ये सब, नहीं नहीं होगा ये ज़िंदा, ये बच्चा मर गया है। चलो आगे पढ़ते हैं। लेकिन एंड्रू उसकी बात नहीं सुनता। एंड्रू डिड नॉट हीड हर। एंड्रू उसकी एक बात नहीं सुनता। सबके हार मान लेने के बाद भी वो खुद हार नहीं मानता। ऑल्दो वो थक गया है, वो भी निराश हो गया, लेकिन वो हार नहीं मानता। बीटन despairing, having labored in vain for half an hour, he still persisted in one last effort, dropping the child with a rough toil, crushing and releasing the little chest with both his hands, trying to get breathe into the limp body. आधे घंटे की नाकाम कोशिशों के बाद भी वो पूरी तरह टूट चुका है। मतलब आधे घंटे से वो इतनी नाकाम कोशिशें कर रहा है, पूरी तरह टूट चुका है, लेकिन फिर भी वो एक लास्ट ट्राई करता है। तो ये उसकी ज़िद, उसकी उसकी कर्तव्य निष्ठा जिसे हम कहते हैं ना, वो उसकी ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। वो एक लास्ट ट्राई करता है। वो बच्चे को एक रफ टावल से रगड़ता है, उसको उसको क्रश करता है, उसकी लिटिल सी चेस्ट को, मतलब दोनों हाथों से रफ टॉवल को उस पर रगड़ता है, क्रश करता है, रिलीज़ करता है लिटिल चेस्ट को। मतलब वो कोशिश कर रहा है कि काश इस स्लिम बॉडी में सांस आ जाए, किसी तरह से बस सांस चले जाए। वो बार बार खुरदरे तौलिए से बच्चे को रगड़ता है, सीने को दबाता है, फिर छोड़ देता है, फिर दबाता है। मतलब वो बार बार कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से तो बच्चा ज़िंदा हो जाए, लेकिन इस मतलब वो बहुत ज़्यादा कोशिश, ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन द लिम्ब बॉडी। वो इस लिम्ब बॉडी में, मतलब स्टिल बॉडी में, जिसमें जो लाइफलेस बॉडी, इसमें जीवन फूकने की कोशिश करता है। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इन टू द लिम्ब बॉडी, ये लाइन डॉक्टर और जो डॉक्टर्स की जो लाइफ होती है, मतलब उनके जो स्ट्रगल्स होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब ये एक टर्निंग पॉइंट है। And then, by as a miracle, the pygmy chest, which his hands enclosed, gave a short, convulsive heave, another and another. Andrew turned giddy. लेकिन तभी जैसे कोई चमत्कार हो जाता है, वो पिग्मी चेस्ट, मतलब वो छोटी सी छाती उस छोटे से बच्चे की, जो बिल्कुल अभी अभी पैदा हुआ है, उसने एक झटका लिया। मतलब एक झटका लिया, उसके बाद एक और झटका लिया, फिर एक और झटका लिया, मतलब एक के बाद एक झटका लिया, और वो सांस लेने लगा। और उसके जीवन में, मतलब उसके बॉडी में लाइफ आ गई, जीवन आ गया। और ये देखकर एंड्रयू टर्न गिडी, मतलब एंड्रू को चक्कर सा आ गया, उसे बहुत तेज़ एकदम खुशी हुई, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर उसे रिलीफ मिला। और ये रिलीफ और खुशी उसे संभलने नहीं दे रही थी। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल द अनअवेलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एक्यूजिट इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। उसकी उंगलियों के बीच में, मतलब उंगलियों के नीचे, जीवन का इतना सुंदर एहसास इतना तेज़ी से हुआ कि एंड्रू तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बेहोश ही हो गया। मतलब ये जो लाइन है ना, ये वाली, ये 2-3 लाइंस, ये इस ऑथर की पोइटिक लैंग्वेज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इवन इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी लाइंस हैं जो कि पोइटिक लैंग्वेज को दिखा रहा है। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स आफ्टर ऑल द अनअवीलिंग स्ट्राइविंग वाज सो एक्यूजिट इट्स ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट। अब ये देखकर वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गया। ही रिडबल्ड हिज एफर्ट्स फेवरिशली। अब उसने दुगनी ताकत से फिर से, मतलब एफर्ट किया, क्योंकि वो उम्मीद लौट चुकी है। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ। अब बच्चा गहरी गहरी सांसें ले रहा है, डीपर एंड डीपर, बहुत गहरी गहरी सांसें ले रहा है। मतलब अब लाइफ वापस आ गई है जो चली गई थी। A bubble of mucus came from one tiny nostril, a joyful, iridescent bubble. अब उसकी ना नाक से छोटा सा ना म्यूकस आया। म्यूकस होता है जैसे नाक में से बलगम का छोटा सा गुब्बारा सा निकलता है उसकी नोज़ में से। A bubble of mucus come from this tiny nostril. उसकी छोटी सी नाक के नॉस्ट्रल में से वो निकलता है।
जो कि उसकी जो बबल एक बहुत ही जॉयफुल लाइफुल था। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस। अब जो लिम्स थे वो बिल्कुल पहले ऐसा लग रहा था बोनलेस है, लाइफलेस, अब वो अब बोनलेस नहीं रहे, मतलब उसके बोन्स में भी ताकत आ गई है, अब उसमें एक्टिव हो गया है वो। द हेड नो लॉन्गर स्टे बैक, सॉरी, द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली। अब जो हेड है वो भी स्पाइनलेस नहीं लग रहा है। द ब्लैंच स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक। जो स्किन ब्लैंच हो गई थी, मतलब जो स्किन जो सफ़ेद पड़ गई थी, वो धीरे धीरे पिंक होने लगी, मतलब ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो गया है। देन एक्सक्यूजिटली केम द चाइल्ड्स क्राई। और जैसे लाइफ, मतलब पहले वो सांस लेता है, उसकी नोस्ट्रिल में से एक बबल निकलता है म्यूकस का, और ब्लड सर्कुलेशन चल जाता है। तो जैसे ही ये सब कुछ होता है, स्किन जो है वो वाइट से पिंक हो जाती है, और एकदम से बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, वो मधुर सी आवाज़। जब बच्चा पैदा होता है और वो जब वो रोता है ना, वो आवाज़, मतलब बच्चे की रोने की आवाज़ आती है, मतलब लाइफ की हो गई है जीत, विक्ट्री हो गई है। नर्स बेचारी रोते हुए कहती है, डियर फादर इन हेवन। द नर्स सॉफ्ट हिस्टेरिकली, इट्स कम अलाइव। मतलब नर्स रोते हुए भगवान का धन्यवाद देती है, इस इंसान की लिमिटेशंस और ईश्वर की शक्ति का यहाँ पर एक्सप्रेशन देखने को मिलता है। एंड्रयू हैंडेड हर द चाइल्ड। एंड्रयू जो है नर्स को, मिडवाइफ को बच्चा दे देता है। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड। मतलब उसका काम पूरा हो चुका है, अब वो बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही डेज्ड लग रहा है, मतलब वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से थक गया है। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, ब्लैंकेट, towels, basins, soil instruments, the hypodermic syringe impaled by its point in the linoleum, and the even knocked over the kettle on its side in a puddle of water. अब कमर रूम जो है वो तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, हर जगह ब्लैंकेट्स, टावल्स, बेसिन्स, मेडिसिन, सॉइल इंस्ट्रूमेंट, सिरिंज पड़े हुए इधर से उधर, मतलब बिल्कुल फैला हुआ है कमरा। लेकिन हाँ, बच्चे की जान बच गई, इस बात की खुशी है। पानी वानी सब ऐसे पड़ा हुआ है। Upon the huddled bed, the mother still dreamed her way quietly through the anesthetic. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. अब जो मदर है वो भी सोई हुई है, क्योंकि उनको वो क्लोरोफॉर्म दिया गया था ना, तो अभी उसे चमत्कार का नहीं पता है। और जो उसकी मदर खड़ी होकर प्रेयर कर रही थी, वो भी माँ जो है उसकी, मिसेस मॉर्गन की, वो भी चुपचाप प्रार्थना कर रही है। और वैसे भी उनकी जो प्रार्थना है वो काम आ गई है, लेकिन वो स्टिल कर रही है प्रार्थना। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, पुल्ड ऑन हिज जैकेट। अब वो अपनी स्लीव्स को नीचे करके अपनी जैकेट पहन लेता है और कहता है कि आई विल फेच माई बैग लेटर नर्स, मैं अपना बैग बाद में ले लूँगा। मतलब एंड्रयू जो बिना सोचे समझे अपनी स्लीव को रंग कर देता है, निचोड़, कपड़े सोच निचोड़ता, क्योंकि उसका शरीर बहुत थका है, और वो कहता है मैं अपना बैग बाद में ले जाऊँगा। चलो आगे पढ़ते हैं। He went downstairs through the kitchen into the scullery. His lips were dry. At the scullery, he took a long drink of water. He reached for his hat and coat. अब एंड्रू नीचे उतरता है, किचन से होता हुआ स्कलरी, जो बर्तन धोने की जगह होती है ना, उसको कहते हैं। वो वहाँ से, मतलब वहाँ जाता है, ये दिखाता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है और वो बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। उसके लिप्स बहुत ही ड्राई है, सूखे हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, बहुत थका हुआ है, और इमोशनली बहुत उथल पुथल हुई ना उसकी ज़िंदगी में, तो वो थक गया है। स्केलरी में वो वहीं खड़े खड़े पानी पीता है, बहुत ज़्यादा पानी पीता है, जैसे वो खुद को नॉर्मल कंडीशन में लाने की कोशिश कर रहा हो। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट। अब वो अपनी हैट और कोट को उठाता है और अब वो घर से बाहर जाने वाला है। Outside, he found Joe standing on a pavement with a tense and expectant face. बाहर उसे बच्चे के फादर यानी कि जो खड़े हुए मिलते फुटपाथ पर, जिसके चेहरे पर अभी भी वही टेंशन है, वही बेचैनी है और उम्मीद भी है। मतलब फादर
कि घबराहट और उनका इंतज़ार है जो चल रहा है। अब उसको देख के वो कहते हैं ऑल राइट जो, ही सेड थिकली, बोथ ऑल राइट। अब वो बहुत ही भारी बन कहता है कि सब ठीक है जो, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। इट वॉज क्वाइट लाइट, नियरली 5 o'clock। मतलब अच्छी खासी रोशनी हो चुकी थी, सुबह के लगभग 5 बज चुके थे। मतलब रात जो है वो ख़त्म हो गई है, संघर्ष, रात जो कि सिंबल है संघर्ष का, स्ट्रगल का, वो ख़त्म हो गई है। और जो मॉर्निंग है जो कि सिंबल है होप का, खुशियों का, वो अब शुरू हो गया है। A few miners were already in the street, the first of the night shift moving out. अब कुछ जो माइनर्स हैं वो सड़क पर दिखने लगे हैं, रात की ड्यूटी ख़त्म करके जा रहे हैं, मतलब फिर से नॉर्मल लाइफ चल पड़ी है। As Andrew walked with them, spent and slow, his footfalls echoing with the other under the morning sky, he kept thinking blindly, oblivious to all other work he had done in blindly. तो एंड्रू उनके साथ चलता है, थका हुआ और धीरे धीरे, क्योंकि उसका शरीर थक चुका है लेकिन उसका मन जाग चुका है। सुबह के खुले आसमान में, सुबह के खुले आसमान में उसके कदमों की आवाज़ गूंजती है। ये गूंज उसकी अंदरूनी, उसकी अचीवमेंट की है जो उसने अभी पाई है रिसेंटली। वो लगातार सोच रहा है, मतलब वो बस मतलब सब कुछ भूलकर बस वो यही सोचता रहा कि पहली बार उसे अपने काम का असली मतलब समझ में आया। और वो खुद से कहता है, आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट, कि हे भगवान, आखिरकार मैंने सच में कुछ मीनिंगफुल किया, मैंने कुछ अच्छा किया। तो ये लाइन एंड्रू के प्रोफेशनल अवेकनिंग को दिखाती है। सो यहीं पर ये कहानी ख़त्म हो जाती है। सो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही इमोशनल था, और एक डॉक्टर की अवेकनिंग कह सकते हो आप। सो दिस चैप्टर बर्थ ब्यूटिफुली हाईलाइट्स द ट्रू मीनिंग of a doctor's duty and sanctity of human life through Andrew's first real professional challenge. The author A.J. Cronin shows that success is not measured by money or recognition, but by dedication, courage, and compassion. The revival of the stillborn child becomes a turning point, not only for the family but also for Andrew himself. ये जो चैप्टर था ये मार्क करता है बर्थ, मतलब सिर्फ बर्थ उस बच्चे का नहीं हुआ है, बर्थ हुआ है एंड्रयू की कॉन्फिडेंस का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, और उसके प्रोफेशन में उसकी फेथ का। चैप्टर का एंड बहुत अच्छा होता है। चैप्टर का एंड एक नोट पर होता है, वो नोट है होप का, जो कि हम सबको ये रिमाइंड कराता है कि अगर हम सिंसियर एफर्ट करें, ह्यूमैनिटी से काम करें, तो हम किसी भी डार्केस्ट मोमेंट पर जीत पा सकते हैं। तो इसी मॉरल लेसन के साथ ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी बुक का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। अगर आपके पास कोई क्वेरी है, कुछ भी डाउट है, तो कमेंट सेक्शन इज़ ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू कैन आस्क योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी, इंसाइटफुल लगी, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स का इसको शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।